एकल विस्थापन अभिक्रियाएं या इसे विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या कहलाती हैं? तो ये जानने से पहले हम ये देखेंगे कि ये कितने चरण में पूरी होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया जो है वो 3 चरणों में संपादित होती है। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद परिभाषा देखेंगे। पहला देखिए, किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। ठीक है, यानी जो ज़्यादा क्रियाशील धातु है अपने से कम क्रियाशील धातु का वो विस्थापन कर देता है, यानी बाहर हटा देता है। बी नंबर देखिए, क्या है इसका चरण? कम क्रियाशील अधातु का, कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिक से विस्थापन। किसी यौगिक में कम क्रियाशील अधातु है, ठीक है, तो उसके यौगिक से विस्थापन हो जाता है। इसके बाद सी देखिए, क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। तो कोई भी क्रियाशील धातु, ठीक है, जब कोई अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाता है। तो यही 3 शर्तों में ये विस्थापन अभिक्रियाएं पूरी होती हैं। तो पहला हम लोग सबसे पहले देखेंगे, और ये पहला देखते हैं, किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। पहला शर्त क्या है, पहला चरण क्या है? तो यहाँ देखिए, जब लोहे की काठी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर यानी तांबे को विस्थापित कर देता है। ये रहा लोहा और इसे कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला गया। तो इस प्रक्रिया में यानी पहले चरण में होता क्या है कि इसमें 2 तत्व शामिल होते हैं। तो इनमें से जो ज़्यादा क्रियाशील होता है वो अपने से कम क्रियाशील को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापन मतलब उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है और उसको दूर हटा देता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है लोहा और यहाँ पे है कॉपर। तो इन दोनों में क्रियाशील कौन सा है? इस क्रियाशील तो लोहा है। तो लोहा क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा यहाँ पे और इसके बदले स्वयं आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अन्य भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो स्पष्ट तौर पे यहाँ पे कहा गया है लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तो इसलिए वो विस्थापित कर देता है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, जब कॉपर यानी तांबे की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है। तांबा है और यहाँ पे चांदी है, तो इस कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है। तो यहाँ पे 2 तत्व है, कॉपर और यहाँ पे चांदी। इनमें ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है? तो ये कॉपर ही है। तो ये कॉपर क्या करेगा, इस चांदी को विस्थापित कर देगा और इसके बदले वो स्वयं आ जाता है और चांदी दूर चला जाता है। तो ये सीधे निष्कर्ष निकल के आता है कि सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील है, इसलिए वो विस्थापित कर देता है। उसके बाद एक और देखिए, जिंक के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक विस्थापित कर देता है। यहाँ पे 2 तत्व हैं, एक है जस्ता और एक है कॉपर। तो दोनों में क्रियाशील कौन सा है? तो दोनों में क्रियाशील जस्ता है। तो ये जस्ता क्या करेगा, इस कॉपर को विस्थापित कर देगा और स्वयं वहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जहाँ भी आपको समीकरण देखने को मिले तो ये कहलाती है क्या, आपको समझ लेना है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अब इसके बाद देखिए बी नंबर में हम लोग देखते हैं, कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिक से विस्थापन कैसे होता है। ये भी शामिल है विस्थापन अभिक्रिया में। तो यहाँ पे देखिए, कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिक से विस्थापन। इस पूरे यौगिक में कौन सा धातु है जो कम क्रियाशील है? सोडियम तो धातु है, ये रहा ब्रोमीन, ये अधातु है जो कम क्रियाशील है। तो ये जो ब्रोमीन है ये क्लोरीन से जब अभिक्रिया करता है तो ये जो ब्रोमीन है ये क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा क्लोरीन के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये कम क्रियाशील अधातु है इस पूरे यौगिक में। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। इसके बाद दूसरा भी देखिए, पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या है, ये यौगिक है और इस यौगिक में कम क्रियाशील अधातु कौन सा है, ये आयोडीन है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ आपको समीकरण देखना है। तो इस पूरे यौगिक में कम क्रियाशील कौन सा है अधातु, आयोडीन है। जब ये क्लोरीन से क्रिया करता है तो ये विस्थापित हो जाता है क्लोरीन के द्वारा यहाँ पे। तो ये निष्कर्ष निकल के आया, ब्रोमीन और आयोडीन की अपेक्षा क्लोरीन अधिक क्रियाशील है। इसके बाद सी नंबर हमारा कौन सा टॉपिक है, ये रहा, क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। तो क्रियाशील धातुएं जब अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। क्रियाशील धातुएं हो गई, जिंक हो गया, ठीक है, तो ये जो जस्ता हो गया, किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ देखिए, जस्ता जब H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो
तो ये बात हमेशा याद रखनी है। कोई भी क्रियाशील धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अन्य भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जस्ता फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस मुक्त